नमस्ते दोस्तों, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एनएक्सिस फेयर के ऊपर। और आज हम फिजिक्स का अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फोर्स यानी बल। अब देखो, अगर आप फिजिक्स यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप चैप्टर 1 को कवर करो जो कि था मोशन, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहां से आगे कंटिन्यू करो फिजिक्स को, ठीक। देखिए, ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें जो है वो मैंने फोर्स को टोटल 8 टॉपिक्स में डिवाइड किया है और इस टोटल 8 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे टोटल 3 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। आज के लेक्चर 1 में हम टॉपिक 1 से टॉपिक 3 तक जाएंगे। टॉपिक 4 से लेकर टॉपिक 6 तक जो है वो लेक्चर 2 में कवर करेंगे और लास्ट के दोनों टॉपिक्स को जो है वो लेक्चर 3 में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी थी। देखो, अब से जो है वो हम अपने चैनल पे 2 शॉर्ट्स डालेंगे जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला शॉर्ट होगा क्विज नाइट्स, जो कि आपके डेली लेक्चर्स का एक रिवीजन लेक्चर होगा। मींस वहां पे हम जो है वो उस डेली लेक्चर्स का क्विज के फॉर्म में क्वेश्चंस डालेंगे और आप उस क्विज को लोगे और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक। दूसरा होगा आपके लिए सीए नाइट्स। सीए नाइट्स में जो है वो हम सीए और स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो शॉर्ट्स के माध्यम से जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। वो भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों का आपको पीडीएफ जो है वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए तो अब पास्ट में चल के थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने धीरे धीरे करके फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश की थी। देखिए, मुख्यतः 3 ऐसे साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने किसी न किसी तरीके से फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश की, उसके परिभाषा या फिर उसको डे टू डे लाइफ से जोड़ने की कोशिश की थी। देखिए, सबसे पहले थे एरिस्टोटल यानी अरस्तु, दूसरे थे गैलीलियो और तीसरे जो रहे वो न्यूटन थे, ठीक है ना। तीसरे जो थे वो न्यूटन थे। मुख्यतः ये 3 ही लोग थे, ठीक। देखिए, अब हम एक एक करके इन सब के बारे में समझते हैं। देखिए, तो ये पहला जो है वो है एरिस्टोटल की फैलेसी या एरिस्टोटल का भ्रम। देखिए, अब इन्होंने क्या कहा और ये भ्रम क्यों है, ये गलत क्यों है, ये चीज समझते हैं। किसी वस्तु को एक समान गति में रखने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है। इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी वस्तु को एक समान गति में रखना है, मींस यूनिफॉर्म मोशन में अगर रखना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें बल की आवश्यकता होगी, हमें फोर्स की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं कि आखिर क्या था यूनिफॉर्म मोशन, जो हमने अपने मोशन के ही पहले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। देखते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एक समान गति में कुछ एक समान सा होता है और वो कांस्टेंट क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यानी वेग जो है वो एक समान रहता है। पूरे एक समान गति में वेग जो है वो एक समान होता है। अब आपको याद होगा कि वेग जो है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता था। एक जो था वो स्पीड और दूसरा जो था वो था डायरेक्शन। अब अगर एक समान है तो ना ही स्पीड बदलेगा, ना ही चाल बदलेगी और ना ही दिशा बदलेगी। अगर ये दोनों चीजें ही नहीं बदली, क्योंकि वेलोसिटी क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था, एक सदिश राशि थी। तो अब आपको पता है क्या कि भाई दोनों में से अगर कुछ भी नहीं बदला, अगर कुछ भी नहीं बदला तो क्या वेग के बदलने के दर को ही हम एक्सेलरेशन नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब ये था, हमने ये पढ़ा भी था कि एक्सेलरेशन जो है वो एक समान गति में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो मींस एक्सेलरेशन 0 हो गया, त्वरण जो है वो 0 हो गया। अब इतना तो मैं ये समझ ही सकता हूं अभी शुरुआत में, क्योंकि ये एक ऐसा इक्वेशन है जो हर किसी को पता होता है। ये इक्वेशन ये रहा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपको हमेशा पता होता है, ये चीज सबको याद होती है। अब एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन 0 तो क्या फोर्स 0 नहीं हो गया? अगर फोर्स 0 हो गया तो क्या इनकी कही हुई बात गलत नहीं हो गई कि एक समान गति जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, वहां क्या फोर्स की जरूरत पड़ेगी? हमें नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो है वो एरिस्टोटल की फैलेसी है, एरिस्टोटल का भ्रम है, ठीक। तो चलिए अब जो है वो दूसरी बात पे आते हैं, गैलीलियो साहब की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि किसी वस्तु की प्राकृतिक अवस्था नेचुरल स्टेट कैसा होता है, विश्राम होता है या एक समान गति होता है। अब ये कहीं कहीं तक सही थे, क्योंकि ये न्यूटन के पहले नियम से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा। जब हम न्यूटन के पहले नियम में जाएंगे जो इनर्शिया के बारे में बात करेगा, वहां पे ये थोड़ा बहुत रिलेट करेगा और ये कहीं कहीं हद तक जो है वो एकदम सही भी है। देखो क्या बोला इन्होंने, नेचुरल स्टेट, किसी भी वस्तु का नेचुरल स्टेट कैसा होगा, या तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा या फिर एक समान गति से चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। इन्होंने ये बात कह दी।
अब हम बात करते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। अब ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है क्या कि पूरे काइनेमेटिक्स का सिद्धांत जो है वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ही दिया गया है और ये चीज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल भी है। इसमें से दो प्रमुख नियम थे। कौन कौन से वो दो प्रमुख नियम थे? गति का नियम यानी लॉ ऑफ मोशन और दूसरा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। अब इन सारे नियमों को इन्होंने कहीं ना कहीं संग्रहित करके किसी न किसी किताब में रखा होगा। ये किताब का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आता भी है। उस किताब का नाम था प्रिंसिपिया, जो कि 1687 में इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो अब पेपर में क्या पूछेगा? पेपर में पूछेगा न्यूटन साहब के द्वारा लिखी गई किताब का नाम बताओ। क्या बताओगे आप? प्रिंसिपिया, जो कि 1687 में लिखा गया था। और कौन कौन से नियम थे इसमें? लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, डन। तो इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या चीज पढ़ा? पहला पढ़ा हमने एरिस्टोटल के फैलेसी के बारे में, उनके भ्रम के बारे में। उनका मानना क्या था? उनका मानना ये था कि यूनिफॉर्म मोशन को रखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? बल की जरूरत पड़ती है, और वो किस तरीके से गलत था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने गैलीलियो साहब के बारे में पढ़ा। गैलीलियो साहब का मानना क्या था? उनका मानना यह था कि नेचुरल स्टेट किसी भी चीज का कैसा होता है? रेस्ट होता है या यूनिफॉर्म मोशन होता है। और ये चीज किस तरीके से रिलेट करेगा फर्स्ट लॉ से, वो चीज भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और तीसरा जो है वो हमने क्या देखा? तीसरा हमने न्यूटन साहब के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं फोर्स के बारे में और जानते हैं कि क्या है फोर्स। देखिए, बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की आराम या गति की स्थिति को बदल देता है। क्या है फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस एन ऑब्जेक्ट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो क्या बोला इसने? क्या कि फोर्स जो है वो पुश या पुल, धक्का या खिंचाव है जो कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। क्या लाता है? इन दो चीजों के बारे में समझते हैं। फोर्स क्या है? पुश या पुल है, ठीक है। धक्का या खिंचाव है जो क्या करता है? वस्तु के स्टेट में परिवर्तन लाता है, स्टेट में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है ना। मींस अगर कोई वस्तु जो है वो अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला देगा, अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला देगा। तो क्या है? धक्का या खिंचाव जो कि क्या कर दे? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे, ठीक। आगे क्या है? इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या है? एक परिमाण और दिशा। अब याद करो आप, सबसे पहले जो है वो मैंने चैप्टर 1 मोशन में आपको पहले ही लेक्चर में कुछ बताया था इससे रिलेटेड। क्या बताया था? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो होता है वो नंबर प्लस यूनिट, मींस नंबर प्लस इकाई। और अगर मैग्नीट्यूड मींस परिमाण के साथ अगर दिशा मतलब डायरेक्शन जो है वो अगर एसोसिएट कर जाता है तो उसके वो राशि कैसी होती है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर या सदिश राशि होती है ना। याद आया आपको? इसीलिए मैंने आपको कहा था क्या कि आप सबसे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट करके आओ। मैंने सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म मोशन बताया था और अब वापस ये स्केलर और वेक्टर बता रहा हूं, तो वो चीज कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसके साथ? परिमाण और दिशा किसके साथ एसोसिएटेड है? वो वेक्टर क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड है। और यहां क्या लिख रहा है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। मींस फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस उसके साथ दिशा जो है वो जुड़ी हुई होती है, ठीक। तो अगर हम कभी भी बोलेंगे 50 न्यूटन तो 50 न्यूटन किस दिशा में, ये बताना जरूरी होगा, ठीक। तो हमें क्या पता चला फोर्स के बारे में? फोर्स पुश या पुल, धक्का या खिंचाव है, साथ ही साथ वो स्टेट में या अवस्था में परिवर्तन लाता है। और तीसरी बात जो है वो हमने सीखी क्या कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या देखा? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है या सदिश राशि है, ठीक, सदिश राशि है, डन। तो अब देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं पुश और पुल के बारे में, धक्का और खिंचाव के बारे में। अक्सर जब हम मॉल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे जो है वो दरवाजे के ऊपर पुश और पुल लिखा होता है, जिसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि भाई पुश में क्या करना है या पुल में क्या करना है। देखो, पुश करते हैं, पुश करना मींस धक्का देना। जब भी आप धक्का दोगे किसी चीज को तो क्या होगा? उसमें आप अपने से उस चीज को जो है वो दूर कर रहे हो। मींस आप अपने से जब भी जो फोर्स लगाने वाली जो वस्तु होती है उससे जब हम दूर करते हैं, जो लगाने वाली वस्तु है उससे जब हम किसी वस्तु को दूर करते हैं उसे धक्का देना कहते हैं, मींस उसे पुश करना करते हैं। और खींचना या पुल करना, उसमें क्या होता है? जो फोर्स लगाने वाली वस्तु है, जैसे मैं इस हाथ से या फिर यहां पर जो है
ये टग ऑफ वॉर है, रसाकसी का जो ये खेल है, जिसमें जो है ये बंदा जो है वो क्या कर रहा है, रस्सी से जो है, रस्सी से किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। मींस पुल में हम क्या करते हैं, पुल में जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब पुल में जो है वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट आता है और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट किस में जाता है, पुश में जाता है। ठीक है, तो पुश और पुल आपको समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं, व्हाट कैन फोर्सेस डू, बल क्या कर सकता है, क्या कर सकता है बल, इस चीज के बारे में समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और दूसरे बच्चे को उसने क्या किया, उसको धक्का दे दिया। ठीक, अब देखो ये बच्चा जो है ये तो रेस्ट में रहा होगा पहले, और अचानक से जब धक्का पड़ा इस पे तो ये क्या आ गया, ये मोशन में आ गया। मींस क्या हुआ, इसके अवस्था में परिवर्तन आया, जैसे ही फोर्स लगाया इसने क्या हो गया इसके ऊपर, इसकी अवस्था बदल गई, ये रेस्ट से मोशन में आ गया। ठीक, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में एक गोलकीपर है, उसने बॉल को पकड़ लिया। पहले बॉल कैसे रही होगी, बॉल तो जो है वो इसकी तरफ तेजी से आ रही होगी, ठीक है ना, और इसने जो है वो पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ा तो बॉल में क्या था, बॉल में पहले मोशन था, बॉल में पहले क्या था, मोशन था, मींस वो गति में थी, और अचानक से वो क्या हो गई, स्थिर हो गई। जब उसने पकड़ा तो बॉल का जो है वो वेलोसिटी जीरो हो गया, मींस वो रेस्ट पे आ गया। ठीक है ना, तो वो रेस्ट पे आ गया, डन। अब दूसरा जो है वो इस साइकिल को, तीसरे एग्जांपल में हम साइकिल को समझते हैं। अब एक बात बताओ, अब जैसे ही वो साइकिल चला रहा है बंदा, अगर इसे जो है वो, अगर गाड़ी अपनी साइकिल को जो है वो अगर तेज चलाना है तो ये बहुत तेजी के साथ पैडल मारने लगेगा, बहुत तेजी के साथ फोर्स लगाने लगेगा पैडल के ऊपर और बहुत तेजी से चलने लगेगा। मींस जैसे ही इसने फोर्स लगाया तो ये क्या कर सकता है, ये जो है वो स्पीड बढ़ा सकता है, अपनी चाल को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ अगर इसे अपनी गाड़ी को, अगर अपने साइकिल को जो है वो रोकना होगा तो इस ब्रेक को अप्लाई कर देगा, अंदर की तरफ खींचेगा, ब्रेक लगाएगा। जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो स्पीड क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, मतलब स्पीड कमेगा। अगर 5 किलोमीटर पर आवर से अगर जा रहा था तो अब 2 किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, इस तरीके से। तो स्पीड या चाल में क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। चाल ड्रॉप भी कर सकता है, चाल ऊपर भी जा सकता है। ठीक, अब देखिए, अब चौथे एग्जाम्पल को समझते हैं। चौथे एग्जाम्पल में क्या है, एक लड़की जो है वो क्या कर रही है, वॉलीबॉल खेल रही है। अब इस वॉलीबॉल खेलने में जो है वो इस तरफ से जो है वो इसकी तरफ किसी ने बॉल हिट किया है दूसरी तरफ से। जैसे दूसरी तरफ से आया तो बॉल का दिशा कैसा है, बॉल का दिशा इस तरफ है। अब ये लड़की क्या करेगी, ये उछल के जो है वो दूसरी दिशा में बॉल को हिट करेगी। जब दूसरी दिशा में बॉल को हिट करेगी तो बॉल की दिशा कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो अब आपको क्या पता चला, जैसे ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दिशा में भी परिवर्तन आ रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है। अब देखो, अब जो है वो पांचवें एग्जांपल को समझो। अब ये एक शेफ है, अब ये शेफ है, ये क्या कर रहा है भाई, इसने 4-5 अंडे लिए और यहाँ पर जो है वो क्या करने लगा, ये केक बनाने लगा। अब अगर ये केक बना रहा है तो अंडे को तोड़ा, और अंडे को तोड़ने के बाद जो है वो इस विपिंग मशीन के थ्रू जो है वो इसको अच्छे से जो है वो क्या कर रहा है, इसे फेंट रहा है। अब एक बात बताओ, क्या वो अंडा वैसा ही दिखेगा जैसा पहले था, नहीं होता है ना, नहीं दिखेगा ना। अब क्यों नहीं दिखेगा वो, क्योंकि फोर्स लगा तो उसका शेप बदल गया। या फिर आप दूसरे एग्जांपल से इस चीज को समझो, क्या कि भाई एक हथौड़ा पकड़ते हैं और एक ईंट के ऊपर दे मारते हैं तो क्या होगा, ईंट टूट जाएगा। अब क्या उसका शेप नहीं बदल गया फोर्स लगाने के बाद? तो फोर्स लगाने से जो है वो किसी वस्तु का जो है वो शेप में भी परिवर्तन आ सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है। तो हमने मोटे मोटे तौर पे क्या क्या चीज समझा कि फोर्स लगाने से क्या क्या बदलाव आ सकता है। सबसे पहले जो है वो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। दूसरे नंबर पे हमने देखा क्या कि भाई स्पीड में परिवर्तन आ सकता है, स्पीड में परिवर्तन आएगा। दिशा में परिवर्तन आ सकता है ना, दिशा में परिवर्तन आ सकता है। और साथ ही साथ शेप में परिवर्तन आ सकता है। तो इन सारी चीजों में जो है वो परिवर्तन आ सकता है अगर हम बल लगाएं किसी वस्तु के ऊपर। ठीक, चलिए अब देखते हैं, यही चीज यहां पे भी लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना मैं जब आपको इसको दूंगा तो। ठीक है, चलिए अब हमने यहां पे क्या क्या चीज समझा उस चीज को थोड़ा सा और गौर से समझते हैं। देखो, जब हमने फोर्स लगाया, जब हमने फोर्स को अप्लाई किया तो क्या क्या चीज बदली, अवस्था मींस स्टेट में जो है वो चेंज आया, है ना, स्टेट में चेंज आया। दूसरा सबसे बाद जो है उसके बाद क्या हुआ, स्पीड में चेंज आया। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या देखा हमने, डायरेक्शन या दिशा में जो है वो परिवर्तन देखने को मिला। और चौथा जो है वो हमने क्या देखा था, शेप में परिवर्तन देखने को मिला था। ठीक, तो एक बात बताए, अब हम इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। अगर किसी चीज की अवस्था में परिवर्तन आता है तो क्या उसके वेग में परिवर्तन आएगा? सोच के देखिए, अगर कोई वस्तु जो है वो रेस्ट में है और मोशन में आ जाती है तो क्या है, पहले तो 0 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अब अगर मोशन में आई है तो उसमें कुछ तो गति होगी ना, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, कुछ तो होगा। मींस वेलोसिटी आ चुकी है, वेग आ चुका है। मींस यहां पर जो है वो अगर अवस्था में परिवर्तन तो वेग में भी परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, वेग में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर स्पीड बदला, फिर से समझते हैं इस चीज को, वेलोसिटी जो है वो किन दो चीजों के साथ जुड़ी हुई है, स्पीड के साथ में, और साथ ही साथ जो है वो डायरेक्शन। हमने पढ़ा था क्या कि
चाल और दिशा का जो संयोजन है वही क्या है, वही वेग है। तो अगर जो है वो वेग, अगर चाल बदलेगी तो वेग बदलेगी, अगर जो है वो दिशा बदलेगी फिर भी वेग बदलेगी, या अगर दोनों बदल जाए फिर भी वेग बदल जाए, है ना। तो अगर जो है वो स्पीड में अगर परिवर्तन आया फिर भी वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा, और अगर दिशा में परिवर्तन हुआ फिर भी वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा, है ना। अब जो है वो शेप को अगर देखें, अब शेप के कारण क्या हो सकता है, शेप एक एक्सेप्शन है ना। शेप में बदलाव के बाद जो है वो वेलोसिटी में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों चीज को अगर देख रहे हैं, मींस अवस्था को, दिशा को और साथ ही साथ चाल को, अगर इन तीनों चीज को देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब आप याद करो कि वेलोसिटी में परिवर्तन या वेलोसिटी या फिर वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही तो कहते हैं। तो मतलब अगर वेलोसिटी में परिवर्तन देखने को आया है तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें त्वरण देखने को मिलेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण देखने को मिलेगा। तो हम यहां से ये चीज समझ सकते हैं, मोटे मोटे तौर पे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर फोर्स अप्लाई होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहां से हम ये चीज ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर फोर्स अप्लाई होगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो ज्यादातर चांसेस है क्या कि उसमें क्या देखने को मिले हमें, उसमें ज्यादातर चांसेस है क्या कि उसमें हमें एक्सेलरेशन देखने को मिले, उसमें हमें त्वरण देखने को मिले जिसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हुआ है। मींस अगर मैं इस पेन को अगर धक्का दूं तो इसमें फोर्स पुश या पुल कुछ भी लगाया, जैसे अभी इसमें जब लगाया तो क्या लगाया, पुश किया इसको, तो जब पुश किया तो इसके अवस्था में परिवर्तन आई, ये पहले रेस्ट में था अब मोशन में आया, तो जब ये मोशन में आएगा तो इसका वेलोसिटी बदलेगा, और जब वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ये चीज, तो मैक्सिमम केसेस में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये चीज देखने को मिलेगा कि अगर फोर्स एक्ट करेगा तो फोर्स एक्ट करने के कारण जो है वो वेलोसिटी में, वेग में किसी भी तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर दूसरा जो है वो हम इस चीज से ये कह सकते हैं क्या कि हमें त्वरण देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, मींस बल के प्रकार को समझते हैं। देखिए बल के जो है वो मुख्यतः दो प्रकार है, पहला है आपका संपर्क बल और दूसरा है आपका गैर संपर्क बल, मींस कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस को समझने से पहले हम दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं, ठीक है। हमेशा दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा होगा जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है ना, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा होगा जिसके ऊपर फोर्स का प्रभाव देखने को मिलेगा, फोर्स का प्रभाव देखने को मिलेगा या फोर्स का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे पापा ने जो है वो जोर से आपको एक थप्पड़ लगा दिया, ठीक है ना। तो पापा का हाथ जो था जिससे पापा ने थप्पड़ लगाया, वो पहला ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि फोर्स लगा रहा होगा। तो कैसा हुआ, हाथ क्या है, फोर्स जो है वो लगा रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका गाल, जिसके ऊपर फोर्स का जो है वो प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब समझते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स को। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, वे बल जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं जो भौतिक रूप से एक दूसरे को छू रहे होते हैं। देखिए अब दो वस्तु अगर एक दूसरे को अगर छू रही है, मींस पहली वस्तु कौन सी, पहली वस्तु जो फोर्स लगा रही है और दूसरी वस्तु वैसी जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये दोनों वस्तुओं के बीच में अगर किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट या भौतिक संपर्क अगर है तो वो क्या होगा, वो एक कांटेक्ट फोर्स होगा। समझ आया। देखिए एग्जाम्पल क्या है, पहला है फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन यानी घर्षण। अब देखो ये है सतह और दूसरा है इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर अगर ये मूव करेगा, इसके ऊपर अगर ये मूव करेगा तो ये क्या है, इसको जो है वो घर्षण महसूस होगा, इसको जो है वो घर्षण महसूस होगा। फोर्स लगा कौन रहा है, ये लग रहा है इसकी मूवमेंट के कारण। अगर हम इसको हटा दें, तो क्या कोई भी घर्षण अब लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो ये जो है वो फ्रिक्शन कैसा है, फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, जो कि दो वस्तुओं के सतह और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो है वो लग रहा होता है, ठीक। अब जो है वो टेंशन को समझते हैं या फिर तनाव को समझते हैं। अब एक बात बताओ, अगर किसी धागे में जो है वो अगर हम जो है वो एक ईंट को लटका दें, है ना, तो वो जो है वो क्या हुआ, उसमें जो है वो तनाव महसूस होगा, उस धागे में जो है वो क्या होगा, एक तनाव महसूस होगा। वो कैसे हुआ, वो जो है उस वजन के कारण हुआ। अगर ये कांटेक्ट छूट जाए तो क्या ये तनाव देखने को मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो तनाव भी, टेंशन भी जो है वो क्या है, एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो अगर एक फर्श पे जमीन पे बॉल रखी हुई है, आप जोर से दौड़ते हुए गए, आपने एक
किक लगा दिया, तो क्या हुआ, जैसे ही आपके पैर ने जो है वो उस बॉल को टच किया, क्या हुआ, बॉल में जो है वो फोर्स ट्रांसफर हुआ और बॉल जो है वो मूव करने लगी। तो क्या हुआ, जैसे ही कांटेक्ट होने के कारण ही तो फोर्स का ट्रांसफर हुआ ना, तो ये चीज भी क्या है, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, अब चलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स को समझते हैं। देखिए क्या है, वे बल जो दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे को स्पर्श किए बिना कार्य कर सकते हैं। समझिए मेरी बात को, दो वस्तु कैसे, पहला वस्तु वैसा जो फोर्स लगा रहा होगा, दूसरा वस्तु वैसा जिसके ऊपर फोर्स प्रभाव दिख रहा होगा, फोर्स का प्रभाव दिख रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई भौतिक संपर्क ना मिले और फिर भी फोर्स एक्ट कर जाए, फिर भी फोर्स लग जाए, तो क्या होगा, वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा या गैर संपर्क बल होगा। ठीक, ये चीज हुआ। एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। एक काम करो, आप छत पे जाओ और बॉल को छोड़ दो, क्या होगा, बॉल नीचे की तरफ चली जाएगी। कैसे चली गई, आप बोलोगे धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण चली गई। धरती ने जो है वो क्या लगाया, फोर्स लगाया, धरती ने जो है वो बॉल को नीचे खींचा। पर क्या इन दोनों के बीच में, धरती और बॉल के बीच में कोई संपर्क था क्या, नहीं था। तो क्या हुआ यहां पे, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक, अब दूसरा समझते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को समझते हैं, है ना। अब देखो, अगर एक चुंबक ले आए और उस चुंबक के बीच में जो है, चुंबक के पास जो है वो एक कील रख दे, लोहे की कील रख दे, वो अपने आप जो है वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। अब इस अट्रैक्शन में जो है वो क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स था। क्या इन दोनों के बीच में कोई संपर्क था क्या, इसको अट्रैक्ट करने से पहले कोई संपर्क था क्या, नहीं था। ये फिर भी जो है वो अट्रैक्ट हो गया, ये भी हुआ। दूसरा एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अब बचपन में हमने जो है वो एक बड़ा अच्छा एक एक्टिविटी किया है स्कूल में। देखो, स्केल को जो है वो अपने सर पे घसते थे और उसके बाद क्या करते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पे जो है वो लगा के उसको जो है वो स्केल पे अट्रैक्ट कर लेते थे, है ना, ये करते थे हम लोग। अब एक बात बताओ, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होके जो है वो क्या होता था, चार्ज का ट्रांसफर होता था, इलेक्ट्रिकल चार्ज का ट्रांसफर होता था। और क्या होता था, कागज के पत्ते जो कागज जो होता था वो क्या होता था, स्केल के ऊपर जो है वो क्या चिपक जाता था। तो ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, है ना। तो क्या क्या हमने देखा, क्या कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या क्या है, ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वहीं पे जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या है, फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है, टेंशन है, ठीक है ना, किसी फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, ये सारे चीज, ठीक है ना। तो होपफुली आपको जो है वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस समझ में आया, है ना। चलिए अब आगे के टॉपिक पे मूव करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो देखिए, फोर्स के जो है वो बेसिकली दो कंडीशन है, ठीक है। पहला जो है वो है आपका बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल, और दूसरा जो है वो है अनबैलेंस फोर्स यानी कि असंतुलित बल, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को एक एक करके जो है वो समझते हैं। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये है ब्लॉक ए, ठीक है ना, जिसे सपोज करते हैं ये है राम और ये है श्याम। ये दोनोों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में 50-50 न्यूटन मींस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ में जो है वो क्या कर रहे हैं, फोर्स का परिमाण सेम है। इनके साथ में जो है वो एक जो है वो राम लेफ्ट की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा है और श्याम जो है वो राइट की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा है। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या बॉक्स में किसी तरीके का कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा, हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। यहां पे जो है वो हमें कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। वहीं अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में आते हैं। सपोज करते हैं ये राम है अपना और ये जो है वो सीता है, ठीक है ना। सीता जो है वो 20 न्यूटन फोर्स के साथ जो है वो ब्लॉक बी को लेफ्ट की साइड जो है, सॉरी राइट की साइड जो है वो धक्का देने की कोशिश कर रही है। वहीं राम जो है वो 50 न्यूटन फोर्स के साथ जो है वो लेफ्ट की साइड जो है वो धक्का देने की कोशिश कर रहा है ब्लॉक बी को। अब हमें ये चीज भली बात ही पता है कि भाई जिधर ज्यादा फोर्स होगा उस तरफ जो है वो क्या होगा, ब्लॉक जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा फोर्स जो है वो राम की तरफ से है, तो क्या होगा, ब्लॉक जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है ना। बट इफेक्टिव जो है वो फोर्स कितना होगा इफेक्टिव फोर्स, तो मूवमेंट जो है वो तो इस दिशा में होगी, ठीक है ना। बट इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, यहां पे 50 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, ये होगा आपका 30 न्यूटन फोर्स के साथ, इफेक्टिव फोर्स के साथ जो है वो क्या होगा, इस तरफ लेफ्ट साइड में जो है वो जाने की टेंडेंसी रखेगी ब्लॉक बी, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अब हमें यहां से ये पता चला कि अगर सेम फोर्स, देखो पहले वाले एग्जाम्पल से हमें यह चीज पता चला, अगर सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड या सेम परिमाण का अगर फोर्स जो है वो अगर लग रहा होता है विपरीत दिशा में, तो हमारा जो है वो मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो गया यहां पे, ठीक है ना। मूवमेंट क्या जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि बाहरी बल जो एक्सटर्नल फोर्स था वो टोटल कितना हो गया, जीरो। देखो 50 न्यूटन इस तरफ और 50 न्यूटन इस तरफ, दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर लिया, ठीक। वहीं पर जो है वो अगर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल में अगर आते हैं तो सीता ने जो है वो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, वहीं राम
राम ने जो टोटल 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहां पे अनइक्वल फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या होगा, बॉक्स जो है वो मूव करने की टेंडेंसी रखेगा उसी तरफ इफेक्टिवली जिधर जो है वो ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। इतना हमें समझ में आया, अब हम बैलेंस फोर्स के बारे में बात करेंगे, संतुलित बल के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है संतुलित बल। एक संतुलित बल तब उत्पन्न होता है जब समान मात्रा वाले दो बल विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। ठीक है ना। अब एक बात याद करो आप, फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद है आपको, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होगा, साथ ही साथ इसमें क्या होगा, दिशा भी होगा, दिशा भी होगा। तो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो है वो सेम हो, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो है वो सेम हो। अगर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो दोनों तरफ से 50 न्यूटन का ही फोर्स लगे, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो, डायरेक्शन क्या हो, विपरीत हो। जैसे ये पहले वाले एग्जांपल में, राम और श्याम वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, परिमाण जो है वो 50 न्यूटन सेम था, परिमाण सेम और दिशा विपरीत। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पूरा जो है वो फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा। मींस यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एफ नेट जो है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो बैलेंस फोर्स में जो है वो क्या होगा, एफ नेट जीरो होगा। और दूसरा जो है वो हमें और क्या पता चला, ये पता चला क्या कि मैग्नीट्यूड या परिमाण जो है वो फोर्स का इक्वल होगा, वहीं साथ ही साथ डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक, ये चीज पता चला अबे बैलेंस फोर्स से यानी संतुलित बल से। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस वाले जो टग ऑफ वॉर देख रहे हैं, जो रस्साकसी का खेल देख रहे हैं, इसमें क्या ये नॉट जो है, ये गांठ जो है, या क्या दोनों साइड में से किसी भी साइड जाएगी, क्या नहीं जाएगी, तो यहां पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बैलेंस फोर्स को और अच्छे से समझते हैं। अब देखो क्या लिख रहा है, जब संतुलित बल किसी स्थिर वस्तु पर कार्य करते हैं तो वह स्थिर रहती है। ठीक है ना। अब देखो अगर किसी स्थिर वस्तु के ऊपर अगर लग रही है तो वो वस्तु क्या होगी, स्थिर ही रहेगी। अब एक बात बताओ, ये वाला जो अपना पहला वाला एग्जांपल था राम और श्याम वाला, ब्लॉक पहले से रेस्ट में था, पहले से स्थिर था, और दोनों ने एक तरफ से 50 एक तरफ से 50, अब ये 50 दोनों का कैंसल आउट हो गया, तो ब्लॉक जहां पे थी वहीं पे रह गया। ठीक है ना। तो स्थिर वस्तु के अगर ऊपर लगेगा तो स्थिर ही रह जाएगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आया। तो स्थिर के ऊपर अगर रहेगा तो स्थिर ही रह जाएगा। जैसे यहां पर जो है वो पहला एग्जाम्पल जो दे रखा है, एक टेबल के ऊपर जो है वो बुक्स रखी हुई है। जैसे ये टेबल है अपना, और टेबल के ऊपर जो है वो एक कोई बुक रखी हुई है, तो क्या होगा, बुक का जो है वो भार कितना होगा, बुक का भार mg, वेट जो है वो mg होगा। ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप ये समझ लो क्या कि बुक का भार जो है वो नीचे की तरफ लग रहा हो mg। अब इसका जो है वो दूसरा बल जो है वो इसको कंपनसेट करने के लिए एक दूसरा बल कौन सा लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है ना, ये वाला बल लग रहा होगा। अब ये दोनों ही अगर सपोज करते हैं क्या कि ये अगर 20 न्यूटन है तो ये भी जो है वो क्या होगा, ये भी 20 न्यूटन होगा, और दोनों एक दूसरे को क्या होगा, कैंसल आउट कर रहा होगा, जिसके कारण जो है वो बुक जो है वो पहले भी स्थिर अवस्था में थी और इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण अब भी जो है वो क्या है, स्थिर अवस्था में ही है। ठीक है ना। तो बैलेंस फोर्स में अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रह जाएगी। ठीक, अब हम मूविंग कंडीशन को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब संतुलित बल किसी गतिमान वस्तु पर कार्य करते हैं तो वह एक ही दिशा में स्थिर गति में चलती है, एक ही दिशा में स्थिर गति में चलती है। अब एक बात बताओ, यूनिफॉर्म मोशन, बात समझना, यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई वस्तु चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है, मैंने क्या बोला, अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में अगर चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन का फीचर क्या था, वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन, त्वरण जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, जिसके कारण हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो। तो अगर फोर्स जीरो हुआ, अगर बाहरी फोर्स, अगर टोटल बाहरी फोर्स अगर जीरो हो गया, तो हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला क्या कि अगर जो है वो कोई वस्तु अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ अगर किसी दिशा में चली जा रही है तो वो जो है वो उसी दिशा में चलते चली जाएगी। ठीक है ना। अब हम इसी चीज को जो है वो दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई वस्तु अगर चल रही है, जैसे ये कार है यहाँ पे, अगर ये कार जो है वो किसी दिशा में जो है वो चले जा रही है, ठीक है ना। अब कार के इंजन ने जो है वो 2000 न्यूटन का फोर्स जो है वो इस दिशा में आगे की तरफ जो है वो लगा दिया।
अब जब रोड के ऊपर जब कार चल रही होगी तो अभी हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पढ़ा था क्या कि अगर ये रोड है तो रोड जो है वो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, रोड जो है वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा। फ्रिक्शन के साथ साथ हवा का भी एयर ड्रैग लग रहा होगा। इन सारी फोर्सेस के कारण जो है वो मान लो क्या कि इसके ऊपर टोटल जो है वो सारा ड्रैग लग के जो है सारे रुकावटों के साथ जो है वो अगर टोटल 2000 न्यूटन ही लग रहा है तो टोटल 2000 न्यूटन जो है वो उसको पीछे की तरफ रोक रहा है। साथ ही साथ इंजन भी जो है वो 2000 न्यूटन लगा रही है और गाड़ी जो है वो चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ जो है वो चलती चली जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या पता चला क्या कि एक बैलेंस फोर्स जो है वो क्या करेगा, बैलेंस फोर्स अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसको रुका हुआ ही रखेगा, और अगर जो है वो बैलेंस फोर्स अगर लग रहा है तो वो क्या करेगा, अगर कोई वस्तु जो है वो स्थिर गति के साथ यूनिफॉर्म मोशन के साथ अगर चल रही है तो उसे उसी गति के साथ जो है वो चलने भी देगा। ठीक है, तो दोनों चीज आपको समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं, तो हम लोग ने बैलेंस फोर्सेस के बारे में क्या क्या चीज पढ़ी वो चीज देख लेते हैं। बैलेंस फोर्स में सबसे पहले जो है वो हमने ये जाना कि इसमें एफ नेट जो होता है वो 0 होता है। टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। दूसरा हमने ये चीज जाना क्या कि फोर्स में जो है वो क्या होता है, फोर्स जो है वो चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इसमें मैग्नीट्यूड होगा यानी परिमाण होगा, परिमाण होगा। अब ये परिमाण जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ जो है वो इसकी दिशा या डायरेक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अपोजिट के बारे में देखा। ठीक है, अब तीसरी बात हमने क्या जाना, तीसरी बात हमने अवस्था के बारे में जाना। हमने तीसरी बात स्टेट यानी अवस्था के बारे में जाना। अवस्था के बारे में जाना क्या है, अवस्था के बारे में, अवस्था के बारे में हमने ये जाना क्या कि अगर बैलेंस फोर्स जो है वो अगर किसी रेस्ट या फिर स्थिर में अगर कोई वस्तु है अगर रह रही है तो उसे स्थिर में ही रखेगा, और अगर कोई वस्तु जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ अगर मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ अगर मूव कर रही है तो उसे स्थिर वेग के साथ ही जो है वो चलने देगा। ठीक है ना, तो हमने जो है वो बैलेंस फोर्सेस के बारे में इतनी सारी बातें जान ली है। चलिए अब हम अनबैलेंस फोर्स के बारे में समझते हैं। चलिए, तो अनबैलेंस फोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम बैलेंस फोर्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस को जो है वो समझ लेते हैं जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक बात बताओ, अगर एक टेबल के ऊपर अगर एक बुक रखी हुई है, स्थिर अवस्था में अगर एक बुक रखी हुई है तो क्या इसके ऊपर जो है वो कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, हाँ या ना? इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, देखो इसके ऊपर इसका वेट जो कि mg है, और साथ ही साथ जो है वो नॉर्मल फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है ना, भले ही कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो बट उसके ऊपर जो है वो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। ये जनरल मिसकंसेप्शन है क्या कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। जैसे सपोज करते हैं ये पेन है, ये पेन जो है वो यहां पे अगर रखी हुई है, ये स्थिर है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो आपका जवाब होगा हाँ, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन कौन सा फोर्स, एक इसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक जो है इस सतह के द्वारा लगाया गया एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर की दिशा में। ठीक है ना, तो 2 फोर्स हमेशा लग रहा होता है। भले ही हम ये पूछ सकते हैं, अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसका नेट फोर्स क्या है तो नेट फोर्स 0 है, बट फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि अगर कोई भी वस्तु रेस्ट में है तो इसके ऊपर फोर्सेस जो है एक्ट कर रहे होते हैं, साथ ही साथ एफ नेट जो है वो इसका 0 होता है। ठीक है ना, ये चीज याद रखोगे। अब दूसरा सवाल, अगर कोई वस्तु चल रही होती है तो उसको चलाने के लिए जो है वो फोर्स की जरूरत पड़ रही होती है। क्या ये सही है, क्या ये सही है या गलत है? ये इसका सवाल जो है ये भी गलत है। अब देखो ये कैसे गलत है, इस चीज को समझते हैं। अभी हमने जो है वो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने ये देखा था कि ये कार जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही थी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो चल रही थी। सपोज करते हैं 50 मीटर पर सेकंड से जो है वो चल रही थी। ठीक है ना, इसके ऊपर जो है जो फोर्स जो ये आगे की दिशा में चलने के लिए जो लगा रही थी वो था 200 न्यूटन, और साथ ही साथ जो पीछे की दिशा में जो है वो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन या एयर ड्रैग जो काम कर रहा था वो भी 200 न्यूटन था। ठीक है ना, तो जब भी कोई वस्तु जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही होती है तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा क्या कि नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो क्या होता है, कोई फोर्स के कारण ये चल रही है क्या? नहीं, कोई फोर्स भी जो है वो इसको नहीं चला रही है। ये जो है वो सारे नेट फोर्सेस को कैंसिल कर रही है और तब ये चल रही है। ठीक है ना, तो हमें क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो क्या हो रहा है, नेट फोर्स 0 होगा, उसका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, और कोई भी फोर्स इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है ना। अब दूसरा
हालांकि एक बात हमेशा आप याद रखोगे क्या कि शुरुआत में किसी भी वस्तु को गति दिलाने के लिए जो है वो फोर्स की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में जो है वो इनिशियली जो है वो किसी वस्तु को चलाने के लिए, अगर कोई वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था में, तो इसको चलाने के लिए एक पुश या पुल की जरूरत पड़ेगी। एक पेन अगर यहां पे रखा हुआ है तो इसको धक्का देके जो है वो हम चलाएंगे, पुश या पुल देंगे तभी ये चलेगा। बट अगर ये एक बार यूनिफॉर्म मोशन में, अगर एक समान गति में अगर ये चलने लगेगी तो इसको चलाने के लिए जो है वो फिर किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज याद रखना। ये दोनों जो है वो एग्जाम्पल पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, अगर स्थिर अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो क्या उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है? बिल्कुल उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मैंने mg और नॉर्मल के बारे में आपको बताया। और दूसरा मैंने आपको यह बताया क्या कि अगर कोई वस्तु जो है वो अगर चल रही है स्थिर अवस्था में, अगर वो चल रही है, स्थिर अवस्था कह रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो चल रही है तो वो क्या है, उसके ऊपर जो है वो नेट फोर्स 0 है। तो कोई भी बाहरी बल का जो है वो उपयोग नहीं कर रही है वो चलने के लिए, कोई बिना बल के वो चले जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। हालांकि इनिशियली उसे चलने के लिए जो है वो किसी बल की जरूरत पड़ी थी। याद रखना ये चीज, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अनबैलेंस फोर्स की ओर। तो अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या है? देखिए, अनबैलेंस फोर्स या असंतुलित बल तब उत्पन्न होता है जब विपरीत दिशाओं में लगाए गए दो बलों में से एक दूसरे से अधिक होता है। क्या हमने पढ़ा था बैलेंस फोर्स में? हमने क्या पढ़ा था बैलेंस फोर्स में? हमने ये जाना था क्या कि विपरीत दिशा में जो है वो मात्रा जो है वो फोर्स का, परिमाण जो है वो फोर्स का सेम होगा। अगर 50 न्यूटन राइट से लग रहा है तो 50 न्यूटन लेफ्ट से भी लगेगा, ठीक है ना। ये चीज हमने समझा था। बट यहां पे क्या कह रहा है, एक बल दूसरे से ज्यादा होगा और साथ ही साथ विपरीत दिशा होगा। मीन्स हमने क्या समझा, फोर्स जो है, फोर्स में क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन जो है वो तो विपरीत ही होगा, अपोजिट ही होगा। बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट होगा, मींस इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज, अब जैसे हम पहले वाले एग्जांपल पे चलते हैं, राम और सीता वाले एग्जांपल पे। देखो राम और सीता वाले एग्जांपल पे क्या था, देखो आप यहां पे राम जो है वो 50 न्यूटन के साथ जो है वो ब्लॉक बी को धक्का दे रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है ना। और साथ ही साथ सीता जो है वो 20 न्यूटन के साथ जो है वो राइट साइड की ओर धक्का दे रही है ब्लॉक बी को। हमने क्या देखा, क्या कि भाई फोर्स की दिशा जो है वो विपरीत है, एक लेफ्ट एक राइट, बट दोनों का क्वांटिटी जो है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो अलग अलग है। मींस एक का 50 है, एक का 20 है। तो इफेक्टिवली जो है वो क्या होगा, ब्लॉक जो है वो मूव कर जाएगी लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है ना। तो यहां पे नेट फोर्स जो है वो हमें 0 देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज समझ में आया, ठीक है ना। तो यही चीज जो है वो यहां पे बोलने की कोशिश की जा रही है, क्या कि यहां पर क्या होगा, असंतुलित बल में जो है वो क्या होगा, विपरीत दिशा में बल लग रहे होंगे, साथ ही साथ जो है वो उसका मान जो है वो क्या होगा, परिमाण जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो यहां पर जो है वो जो रसाकसी का खेल चल रहा है जिसमें टीम बी जो है वो ग्रेटर फोर्स के साथ काम कर रही है। सपोज करते हैं इसने 100 न्यूटन का फोर्स जो है, 100 न्यूटन के फोर्स के साथ जो है वो अपनी तरफ खींचा, वहीं टीम ए ने जो है वो 50 न्यूटन के साथ जो है वो अपनी तरफ खींचने का कोशिश किया। तो यहां पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जो है वो इस दिशा में होगा, राइट की दिशा में होगा। कितना होगा, 100 माइनस 50 जो कि होगा 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन के साथ जो है वो राइट साइड की ओर जो है वो टीम ए घिसक के चली जाएगी टीम बी की तरफ, ठीक है ना। तो कौन जीत जाएगी, टीम बी जीत जाएगी, ठीक है ना। ये चीज समझ में आया। चलिए अब हम वस्तु की अवस्था के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या बात हो रही है, असंतुलित बल किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकती है या कर देती है, ठीक है ना। क्या करेगी, उसमें हमने बैलेंस फोर्स में क्या पढ़ा था, हमने बैलेंस फोर्स में पढ़ा था क्या कि अगर कोई स्थिर वस्तु है तो वो जो है वो स्थिर ही रहती है अगर उसके ऊपर कोई बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा होता है, यही बात पढ़ा था। बट अनबैलेंस फोर्स क्या करेगी, अनबैलेंस फोर्स जो है वो किसी स्थिर वस्तु को गति में ला देगी, मींस रेस्ट से किसी वस्तु को मोशन में ला देगी, ठीक है। जैसे देखिए ये एक ब्लॉक रखा है और ये लड़का जो है वो उसको धक्का दे रहा है, कितने से, 500 न्यूटन के साथ जो है वो धक्का दे रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन 300 न्यूटन के साथ पीछे की ओर जो है वो एक्ट कर रहा है, और ये किधर, ये जो है वो 500 न्यूटन के साथ आगे की ओर धक्का दे रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, 500 न्यूटन में से 300 न्यूटन घटाएंगे कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। तो इफेक्टिवली जो है वो क्या होगा, 200 न्यूटन के साथ जो है वो खिसक जाएगी, ब्लॉक जो है वो खिसक जाएगी राइट साइड में, ठीक है। तो रेस्ट में थी, मोशन में आ गई, तो रेस्ट से मोशन में ला सकती है, ठीक। दूसरा क्या है, असंतुलित बल किसी वस्तु की गति को धीमा या तेज कर सकती है, वे किसी गतिशील वस्तु की दिशा भी बदल सकती है। अब देखिए आप याद करो, सबसे पहले हमने वहां पे क्या पढ़ा था गति के बारे में,
जब यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगी और उसके ऊपर जो है वो क्या होगा, उसके ऊपर जो है वो नेट फोर्स जीरो होगा। कैसे नेट फोर्स जीरो था, हमने जो है वो कैसे पढ़ा था इस चीज़ को, सपोज कर लेते हैं क्या कि हमें जो है वो गाड़ी का एक्सेलरेटर इतने पे करके छोड़ दिया, हमें जो है वो इतने पे 40 मीटर पर सेकंड का रफ्तार मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हमें इतने पे 40 मीटर पर सेकंड का रफ्तार अगर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या रहा होगा यहाँ पे, इंजन जो है वो जितना भी सपोज करते हैं 1000 न्यूटन का फोर्स जो है वो इंजन आगे जाने के लिए लगा रही होगी और 1000 न्यूटन ही जो है वो एयर ड्रैग और फ्रिक्शन भी जो है वो पीछे की तरफ हमें खींचने के लिए लगा रही होगी। अब दोनों कैंसिल आउट कर लिया और जिसके कारण जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया और हमारी गाड़ी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड से चली जा रही है। बट अब जो है वो हम 40 न्यूटन थोड़ा सा जो है वो 40 मीटर पर सेकंड से 50 करेंगे, 60 करेंगे, 70 करेंगे, इस तरीके से हम घुमाए जा रहे हैं, ठीक है ना, एक्सेलरेटर को घुमाए जा रहे हैं, रेस दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहे हैं हम गाड़ी को, क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी स्पीड के मान को बढ़ा रहे हैं। जैसे ही स्पीड का मान बढ़ेगा, देखो मैंने क्या कह रहा हूं, क्या कि भाई वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी में क्या क्या चीज होता है, वेग में क्या होता है, स्पीड होगा, साथ ही साथ दिशा या डायरेक्शन होगी। तो अगर स्पीड का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। अगर स्पीड जो है वो चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा और वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा और अगर एक्सेलरेशन आया तो फोर्स आ रही होगी ना, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो स्पीड अगर चेंज होगा, मींस या तो स्पीड बढ़ के चेंज हो या घट के चेंज हो, अगर किसी भी तरीके से चेंज होगा तो वेलोसिटी के मान में भी परिवर्तन आएगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो वेलोसिटी में चेंज होने के दर को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। और अगर त्वरण आएगा तो फोर्स आएगा। हम तब से तो यही बात कर रहे हैं ना, क्या कि अगर एक्सेलरेशन आया तो फोर्स आएगा, ठीक है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया, ठीक। अब दूसरी बात, अगर दिशा में परिवर्तन आ जाए, है ना, अगर दिशा में परिवर्तन हो, दिशा में अगर चेंजेस आ जाए तो भी जो है वो क्या होगा, वेग में परिवर्तन, और अगर वेग में परिवर्तन तो त्वरण आएगा और अगर त्वरण आया तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर सकती है, अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकती है, अनबैलेंस फोर्स जो है वो गति में परिवर्तन ला सकती है, स्पीड में परिवर्तन ला सकती है किसी भी चीज के, और साथ ही साथ जो है वो दिशा में भी परिवर्तन ला सकती है। जैसे कि जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने जो है वो अपने लेक्चर 3 में पढ़ा था, चैप्टर 1 के, ठीक है ना, वहां पे, ठीक है। तो चलिए अब हम अनबैलेंस फोर्स के बारे में सारा कंक्लूजन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या कि एफ नेट जो है वो यहाँ पे जीरो नहीं होता है, जैसे वहां पे एफ नेट जीरो होता था, यहाँ पे एफ नेट जीरो नहीं होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, अवस्था के बारे में, दूसरा जो है वो हमने पढ़ा क्या कि जैसे यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स में जो है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, बल्कि दिशा जो है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिशा जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, वहीं मान जो है वो परिमाण जो है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात हमने पढ़ी कि भाई दिशा के साथ जो है वो हमने क्या पढ़ा, दिशा के साथ हमने ये पढ़ लिया क्या कि भाई ये जो है वो किसी वस्तु को रेस्ट से मोशन में ला सकती है, और साथ ही साथ जो है वो अगर कोई वस्तु जो है वो मोशन में है, अगर मोशन में है तो उसके स्पीड को चेंज कर सकती है, साथ ही साथ जो है वो उसके डायरेक्शन को भी बदल सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है। तो होपफुली जो है वो आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो ढंग से समझ में आया है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम अपने लास्ट स्लाइड के ऊपर आ गए हैं और होपफुली आपको जो है वो पहला लेक्चर फोर्स का बहुत अच्छे से समझ में आया हो, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बताया, जिसमें जो है वो मैंने सबसे पहले एरिस्टोटल के फैलेसी के बारे में बताया था और ये बात बताई थी क्या कि किस तरीके से उन्होंने ये बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए किसी चीज़ में जो है वो फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानते हैं क्या कि एक बैलेंस फोर्स जो है यूनिफॉर्म मोशन में बैलेंस फोर्स लगता है, ठीक है ना, ये चीज़ हम जानते हैं और कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। दूसरा जो है वो हमने क्या देखा, दूसरा हमने गैलीलियो के बारे में जाना था और किस तरीके से गैलीलियो ने ये बात बोली थी क्या कि किसी वस्तु की नेचुरल स्टेट क्या होती है, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और तीसरी बात जो है वो हमने न्यूटन की थी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में जो है वो लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो है वो इंक्लूड किया था 1687 में, है ना, ये चीज़, ठीक। उसके बाद जो है वो हमने फोर्स के बारे में समझा था, फोर्स के डेफिनेशन के बारे में समझा और दो टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में समझा, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो हमने तीसरे में जो है वो कंडीशन ऑफ फोर्सेस के बारे में समझा था, जिसमें पहला जो था वो एक बैलेंस फोर्स था और दूसरा जो था वो एक
अनबैलेंस फोर्स था, ठीक है ना। और सारी चीज़ों को समझा क्या कि किस तरीके से बैलेंस फोर्स के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है और इसमें जो है वो नेट फोर्स किस तरीके से नॉन जीरो होता है, ठीक है ना। होपफुली आपको सारी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में जो है वो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम जल्द से जल्द मिलते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद।